सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। ये है वो टोन या वो बयानिया जो मरियम नवाज साहबा ने सेट किया गिलगित बल्तिस्तान में, और बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी। और ये अलहदा बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत की हैसियत से शायद ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा हो। PTV ने हुकूमत को सपोर्ट किया, हुकूमत के जलसे दिखाए, ऑपोजिशन को सरअसर नज़रअंदाज किया। PTV का ये वही रवैया है जो माजी की हुकूमतों में था, यानी हुकूमत का माउथ पीस बनता है PTV और ऑपोजिशन को नज़रअंदाज करता है। कुछ सियासी गुफ्तगू भी होती रही जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इंटरव्यू BBC को, फिर मरियम नवाज साहबा का इंटरव्यू BBC को। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया कि जो नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया आर्मी चीफ और DGISI का, ये उनकी नज़र में मुनासिब नहीं है। मरियम नवाज साहबा ने इंटरव्यू में कहा कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, बात हो सकती है, लेकिन बात होगी अब अवाम के सामने। यानी अगर किसी स्टेक होल्डर से मुराद फौज, अगर बात होगी तो अवाम के सामने बात होगी, छुप छुपा के बात नहीं होगी। यह है सियासी सूरत हाल। कल इलेक्शन डे है और बहुत अहम इलेक्शन है गिलगित बल्तिस्तान का। क्यों? क्योंकि अब गिलगित बल्तिस्तान इंटरिम प्रोविंस के तौर पर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा रियासत पाकिस्तान के इंतजामी ढांचे के अंदर। इसके साथ आज DG ISPR ने और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बिग बैंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने भारत के उस भयानक चेहरे को एक्सपोज किया है कि वो किस तरह पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। हमारे साथ जो ऑनरेबल शख्सियत मौजूद है, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर तरीन शख्सियत शाहिद खाकान अब्बासी साहब। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगाज़ कर लेते हैं। अगर आपने सुना जो कुछ DG ISPR ने और कुरैशी साहब ने फरमाया, तो बड़ा सीरियस है। अगर ये सारा कुछ कर रहा है भारत हमारे खिलाफ, और उन्होंने अमाउंट बता दी कि कितनी अमाउंट स्पेंड की जा रही है, कौन कौन सी दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनका कंसोर्शियम बनाया जा रहा है, कौन सी मलेशिया खड़ी की गई है पाकिस्तान के खिलाफ, कौन सा सेल बनाया गया है मोदी के नीचे जो ये काम कर रहा है CPEC के खिलाफ। ऐसी सूरत हाल में अगर ऑपोजिशन हुकूमत के साथ नहीं होगी तो हुकूमत कैसे लड़ सकती है? अपोजिशन को गाली तो नहीं निकाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ये रहेगी थी वैसे नहीं निकाली कोई नहीं, उसके बाद वो हो गई ना, वो शिबली फराज साहब ने कर दिया। चलो उनको बेशक देते रहे, मैं तो ISPR या शाह महमूद साहब की बात कर रहा हूँ। नहीं, ISPR से आपको थी तवक्को कि वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि शाह महमूद साहब भी बैठे हुए थे। आमतौर पर गाली निकाली जाती है अपोजिशन को, गद्दार कहा जाता है, और तो ये होती है कि मुल्क मजबूत होगा। हिंदुस्तान आपका दुश्मन है, आज के नहीं है, 73 साल से है। वो आपकी बेहतरी के बारे में तो नहीं सोचेगा, वो तो हर कोशिश करेगा आपको कमज़ोर करे। आपका काम है अपना दिफा करना, आपका काम है अपने मुल्क को मजबूत करना। आज हमें सवाल अपने आप से ये करना चाहिए कि क्या हम अपने मुल्क को मजबूत कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ हर शख्स में जो यहाँ इक़्तिदार में हिस्सा रखता है, कि क्या जो कुछ हम आज कर रहे हैं या हमने किया है, हमने अपने मुल्क को मजबूत किया। ये पैमाना है, ये कसौटी है। आप किस लिहाज से कह रहे हैं कि हमने ये किया जिसकी वजह से मुल्क कमजोर नहीं हुआ? हर लिहाज से हर आदमी अपना एहतसाब करे कि जो कुछ मैंने किया है इस मुल्क में, जो इक़्तिदार में लोग हैं मेरे समेत, क्या हमने मुल्क को मजबूत किया या कमज़ोर किया? क्या मेरे अमल से मुल्क मजबूत हुआ या कमज़ोर हुआ? क्या मेरे किसी को भारतीय एजेंट कहने से मुल्क मजबूत होता है? क्या एक दूसरे को गाली निकालने से मुल्क मजबूत होता है? क्या महंगाई से मुल्क मजबूत होता है? क्या इदारों की तबाही से मुल्क मजबूत होता है? क्या बिजली महंगा करने से मुल्क मजबूत होता है? हमें अपने मुल्क की फिक्र करें। वो जो कर रहे हैं वो आपको दुश्मन है। लेकिन अब्बासी साहब, कुलभूषण पर सियासत करने से हमारा बयानिया मजबूत होगा, कमजोर होगा? कमजोर होगा। तो की ना आपकी पार्टी ने भी की, हमारी पार्टी ने कभी नहीं की। नहीं सियासत करनी चाहिए कुलभूषण पर, अभिनंदन पर नहीं करनी चाहिए, बात खत्म हो गई। मत ये काम करें। उधर से भी नहीं होना चाहिए, उनको भी नहीं कहना चाहिए। है ही नहीं हिंदुस्तान के मामले में, ना इधर है ना उधर है, एक ही है। अच्छा, जब तक इस बात को समझेंगे, जब आप किसी को गद्दार कहेंगे आपने इधर उधर कर दिया, सही। जब आप किसी को इंडियन एजेंट कहेंगे इधर उधर कर दिया, मोदी के यार कहेंगे इधर उधर हो गया, ये बातें समझें।
तो मोदी का यार तो पीपल्स पार्टी कहती थी ना यार। वो जो भी तो जरदारी साहब यानी साबिक सदर मुल्क कह रहा रहे। था, जो भी कह रहा था, जो भी कह रहे हैं, मैं एक बयानिए की बात कर रहा हूं कि जो ये कहता है गलत है। जिस बात से मुल्क कमजोर होता है वो बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप खुद नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर बने, क्या उस ज़माने में भी आपको हमारे सिक्योरिटी की तरफ से, हमारे जो स्पाई एजेंसीज हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट्स इस तरह की दी गई कि जो कुछ भारत यानी 80 अरब रुपए की एक इन्वेस्टमेंट कंसोर्शियम बन रहे हैं, मलेशिया खड़ी की जा रही है हमारे खिलाफ? ये वो बातें हैं जो पब्लिक नॉलेज में नहीं की जा सकती। अब खैर आज तो वो पब्लिक हो गई ना। नहीं, पब्लिक नहीं है, उसकी डिटेल्स तो पब्लिक नहीं है ना। ये मामला हमेशा रहे। मैंने आपको हमेशा कहा है, इंडिया आपका दुश्मन है। जब से सीपैक शुरू हुआ, जब से पाकिस्तान ने बात की सीपैक की, हिंदुस्तान पूरी कोशिश में है कि ये ना बन पाए, कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। हिंदुस्तान सीपैक की मुखालफत इसलिए करता है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती ना बढ़े, पाकिस्तान तरक्की ना करे। अगर हम इसमें हिस्सेदार बनना शुरू हो जाएं खुद फिर मैं बात करूंगा। फिर धरना जो हुआ, सीपैक को 1.5 साल डिले किया उसने, जो इमरान खान का धरना जी। तो मैं नहीं कहता कि इमरान खान गद्दार है, मैं नहीं कहता, लेकिन उसने मुल्क को नुकसान जरूर पहुंचाया अपने धरने से। किसने किया? मैं कहता हूँ ट्रुथ कमीशन बना दें, ताकि हकायक पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि हमारे मुल्क में होता क्या रहा है, उस धरने के पीछे क्या था, उसकी वजह क्या थी, करने वाले कौन थे। अच्छा, वो तो नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि उस धरने के पीछे भाई यार कह दिया ना। अब जो जिसके बारे में कहा वो भी कह दे जी मैंने नहीं किया। वो तो कह रहे, मैंने जनरल जहीरुल इस्लाम कह रहे मैंने नहीं किया। डॉक्यूमेंट कर दे ना, डॉक्यूमेंट कर दे। बहुत से लोग आएंगे। आप कह रहे हैं कि कोई उनसे टेस्टिमनी ली जाए, एफिडेविट, वो भी डॉक्यूमेंट कर दे। आप एक ट्रुथ कमीशन बनाए, सारे लोग आएंगे उसमें। आपको इस्लामाबाद के पुलिस अफसरान भी आएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। ठीक है। अच्छा, इनके ऊपर दबाव डाला गया था? मैं ये कहता ना, मैं अब कुछ कहूंगा फिर आप कहेंगे ये नहीं, मैं तो चाहूंगा आपका। मैंने खुद देखा है, खुद जी, पुलिस अफसरान की यहाँ पिस्तौल रखे हुए कि हट जाओ यहाँ से। इस्लामाबाद पुलिस की गन पट्टी पे पिस्तौल रख के कहा गया कि हट जाओ जी। यानी इमरान खान को सेक्रेटेरिएट के बाहर। अच्छा, सेक्रेटेरिएट के बाहर जो गार्ड थी, जो इस मुल्क के तमाम वुज़रा को गार्ड करती है, जो इस मुल्क की तमाम मिनिस्ट्री को गार्ड करती है, जो प्राइम मिनिस्टर के घर का रास्ता गार्ड करती है, वहाँ पर मैंने खुद हटाए जाते हुए देखा है, ताकि जो जाना चाहे जा सके। तो जाने की बात नहीं थी। वहाँ मुजाहिदीन को मामूर किया गया, उनको हटाकर कि आप यहाँ पर आप इंचार्ज हैं। तो वो जिन्होंने, मैं फिर ये कहूंगा कि ये बातें रहने दें, नहीं, ये बातें बड़ी दूर जाती है। नहीं, ये देखें, यहाँ तक तो आप ले आए, थोड़ा सा तो उसको आगे ले चलिए। देखिए, जो कनपट्टी पे जिन्होंने रखा हुआ था वो कौन थे? सिविल कपड़ों में लोग थे। और आपकी रिट फेडरल कैपिटल में, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, आप उनके फेडरल मिनिस्टर थे, आपकी गवर्नमेंट की रिट इतनी कमजोर थी कि आपके दफ्तर के साथ, यानी प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर के साथ कोई सिविलियन आके, जहां पर सारे वुज़रा बैठते हैं, वहां सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद ने पुलिस को कहा कि यहां से हट जाएं, और पिस्तौल निकाल के कहा, बंदूकें निकाल के कहा, और वहां पर मुजाहिदीन को मामूर किया कि हर बाहर जाती हुई गाड़ी की तफ्तीश करें और इनको जो वुज़रा आते हैं इनकी बेइज्जती करें, इनकी गाड़ियों की तलाशी लें। तो उनसे पूछा नहीं गया कि आप कौन लोग हैं? कौन पूछेगा? मेरे पास तो पुलिस ही है ना। पुलिस तो खुद चली गई, उन्होंने कहा ठीक है हमारी जान, हम चले जाते हैं। वो चले गए। मैं रात के 9 बजे तक दफ्तर में बैठा रहा। ये बात तो पहली दफा मैंने पहले भी की है। मैंने रात को 9 बजे तक दफ्तर बैठा रहा। मेरे सेक्रेटरी साहब भी थे, मेरे 1-2 और लोग भी महकमे के थे। हम रात को, क्योंकि मैंने कहा कि मैं यहाँ बेइज्जती करवाने नहीं आया इन लोगों से जो यहाँ पर मामूर किए गए। तो पीछे से जाकर कोई 8-9 फुट की दीवार थी, बड़ी मुश्किल से इस उम्र में वो फलांगी, एक जंगल था, उसके बीच में से गुजर के हम बाहर गए जहाँ ये ट्रेल 5 है, वहाँ से घर फ़ोन किया, वहाँ गाड़ी आई तो हमें घर लेकर गई। ये हालात हैं मुल्क के। तो मैं यही कहता हूँ कि बजाय एक दूसरे को लेकिन वो अनोनिमस तो नहीं होंगे ना? वो कौन थे वो जो सिविलियन? भाई मैं तो सिविलियन कपड़े में थे यार, अनोनिमस ही, मेरे लिए अनोनिमस ही हुए ना। मैं यही कह रहा हूँ कि ये हकायक आपको ट्रुथ कमीशन से मिलेंगे। तो पुलिस इस पर बहस का फायदा कोई नहीं है। अब वो जो हो गया वो हो गया, उससे सबक हासिल कर लें कि मुस्तकबिल में चीजें। अच्छा, ये जिन्होंने अभी पैशनेट होके या ओवर जेलस होके ये आईजी वाला मामला किया था, कहीं ये हो सकता है वो भी ओवर जेलस हो गए हो। मैं खुद ओवर जेलस आदमी हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ।
तो इसलिए छोड़े इन मामलात को। अच्छा, ये जो अवामी दबाव भी हम मुझ पे आता है, ये अजीब बातें, यही बातें हैं जिससे हिंदुस्तान मजबूत होता है और हम कमज़ोर होते हैं। इस बात को जब आप समझ जाएंगे तो फिर शायद हम वो काम करना छोड़ दें जो हम करते रहे। अच्छा, एक सवाल उस पर करके फिर इसी पॉलिटिकल बढ़ते हैं। अब जो कुछ प्राइम मिनिस्टर की टीम ने आज जो सिनेरियो रखा है कौम के सामने, ये बहुत खौफनाक सिनेरियो है। और यहाँ तक बताया गया कि नवंबर एंड दिसंबर में तैयारी की जा रही है कि हमने पाकिस्तान के बड़े शहरों को टारगेट करना है। ऑल्दो जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत वक्त के कांधों पर है, लेकिन जब आप अपने से एक बड़े दुश्मन का मुकाबला करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल हार्मनी का होना ज़रूरी है। तो उसमें फिर आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी, क्या वो इंडिया के हद तक हुकूमत को अनकंडीशनली हुकूमत का साथ देगी कि भाई जो आप पॉलिसी बनाते हैं, अब अगर ऑल आउट वार पे हम जा रहे हैं, डिप्लोमेटिकली भी हमें आगे बढ़ना है, सब कुछ करना है, तो हम आपके साथ हैं। किसके साथ हो? हुकूमत के। हुकूमत कहाँ पे है? हुकूमत यहाँ इस्लामाबाद में बैठी है, थोड़ी सी दूर है। हुकूमत अपोजिशन से कहाँ पे बात करती है? हुकूमत ने अभी स्पीकर ने नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक इजलास बुलाया पार्लियामानी पार्टियों के सरबराहों का, आप लोगों ने कहा हमने नहीं जाना। कौन से स्पीकर ने? स्पीकर असद कैसर, जो अपोजिशन को बोलने नहीं देता। स्पीकर तो है ना, नहीं, वही स्पीकर है। स्पीकर इत्मीनान पे चलता है, उहदे पे नहीं चलता। तो आदम एतमाद लेकर आ जाते हैं। अदम एतमाद मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? तो फिर जब तक नहीं है तब तक तो अदम एतमाद, देखिए अदम एतमाद की बात नहीं है। पार्लियामान चलता है रवायात पे, अक्सरियत पे नहीं। पार्लियामान चलता है एक दूसरे से ताउन में, एक दूसरे की बात सुनने में, उसको हल करने में। जो स्पीकर अपोजिशन को बात ना करने दे उस पर कौन एतमाद करेगा? और जो मीटिंग बुलाई गई उसमें 2 अफराद नहीं बुलाए गए। नहीं, वो तो पार्लियामानी पार्टियों के लीडर्स की मीटिंग की। तो कौन कौन से लीडर्स? पार्लियामानी पार्टियां कहाँ की हैं? इसी मुल्क की पार्लियामान की है ना? पार्लियामान की, हाँ। पार्लियामान में जी, पार्लियामान में एक इदारा है कौमी असेंबली, बिल्कुल। उसमें 2 लीडर हैं, एक लीडर ऑफ द हाउस, हाँ, लीडर ऑफ द अपोजिशन। बिल्कुल, वो दोनों नहीं बुलाएंगे, दोनों नहीं बुलाएंगे। तो चलिए, वहीं से बदनीयती साबित हो गई ना। एजेंडा आपने रखा नहीं। अब आप जब अपोजिशन जलसे कर रही है तो आपको हिंदुस्तान की थ्रेट याद आ गई। हिंदुस्तान की थ्रेट आज की नहीं है, 73 साल की थ्रेट है, बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। हाँ। आप उस थ्रेट का मुकाबला करें ना, आप उस थ्रेट को रोकें। आप आप अवाम में तशवीश पैदा, जब जलसे आए तो तशवीश पैदा करने के लिए आपने ये काम शुरू कर दिया। अब कोविड भी इस्तेमाल होगा, जो कोविड आ गया। अच्छा अब्बासी साहब, अगर जिस फौज के सरबराह को और जिस फौज की ISI के सरबराह को नवाज शरीफ साहब नाम लेकर कह रहे हैं कि हम आपसे हिसाब लेंगे, आपने हमें इलेक्शन हरवाया, उस फौज के साथ तो आपकी पार्टी कह रही है कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, मरियम बीबी ने कहा, लेकिन इमरान खान साहब के साथ आप कहते हैं कि नहीं हम उनके साथ नहीं बैठ सकते। जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इमरान खान भले सिलेक्टेड हो, है तो सिविलियन आदमी। मियाँ साहब ने बात की है जी, उन्होंने नाम लेकर कहा है कि जो कुछ इस मुल्क में हुआ आप हजरात जिम्मेदार हैं। जब इलेक्शन हुआ तो आप इक़्तिदार में थे, ये पूछना उनका हक है, ये पूछना हर पाकिस्तानी का हक है। जिस मुल्क में सदर का नाम लिया जा सकता है, वज़ीर आज़म का नाम लिया जा सकता है, वज़रा का नाम लिया जा सकता है, मुकदमे बनाए जा सकते हैं, उनकी हद तक की जा सकती है, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जा सकती हैं, तो वहाँ फिर कोई चीज़ भी सवाल से बाहर नहीं रहती। सवाल किया गया है। क्या हमारा आइन ये पाबंदी नहीं लगाता कि अदलिया और फौज को आप पब्लिकली ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे? बिल्कुल पब्लिकली ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, आप पार्लियामान को भी नहीं करेंगे। पार्लियामान के हवाले से पब्लिकली ह्यूमिलिएट नहीं किया, एक सवाल किया। फ्री ऑफ स्पीच जो है, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच में ऐसा तो आप देख लें, किसी को इदारे को ह्यूमिलिएट नहीं किया, किसी शख्स को ह्यूमिलिएट नहीं किया, सिर्फ पूछा जी, पूछा है। मेरे सवाल करने का हक नहीं है। नहीं, सवाल नहीं किया, मैं पाकिस्तानी हूँ, सवाल किया। सर नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हिसाब लेंगे। जनरल सवा घंटे का तकरीर थी, वो सारी दिखा दें अवाम को खुद फैसला करने दें। आप तो चाहते हैं वो अगर उसमें नहीं, अगर उसमें कोई ऐसी खराबी है जो आइन के खिलाफ है तो फिर मुकदमा बना दें। आइन मौजूद है ना, अगर कानून तोड़ा गया, आइन तोड़ा गया तो मुकदमे बनने चाहिए। इस पे तो मुकदमा फिर वो होगा गद्दारी वाला, जो भी तो अगर बनेगा फिर आप कहेंगे हमें गद्दार कह रहे हैं। जो भी बनाना चाहते हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि इन बातों को एक तरफ रहने दें। ये बातें दो मुकदमे वैसे हो गए आपके, ये बातें हो गई हैं, आपके नॉलेज में है जी। ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ और खुर्रम दस्तगीर साहब के खिलाफ, दोनों के खिलाफ
सियालकोट के डीसी ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ और गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर ने गुलाम दस्तगीर साहब के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर दिया। करप्शन है, ये करप्शन में आता है। वो और केसेस हैं उनके, यानी मुकदमे अभी आप कह रहे हैं ना, मुकदमा तो मुकदमे आपकी ख्वाहिशात पूरी हो रही है। मुकदमे 100 बना ले आपकी मुकदमे बनाने में मुझे ये बताएं एक वफाकी वजीर का डीसी से क्या ताल्लुक है? बताए ना मुझे। नहीं, वो तो एंटी करप्शन बताए ना। ये वो डीसी हैं जो आज पैसे दे के लग रहे हैं। आज पंजाब में अक्सरियती पोजीशंस पर पोस्टिंग के लिए पैसा चल रहा है। डीसीज, कमिश्नर्स, डीपीओज, ये लोग, ये तो बड़ी पोजीशन है ना, यहाँ तो पैसा इतना बनता नहीं है। डीएफसी, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, अच्छा, आजकल सबसे हॉट पोजीशन वो है। अच्छा। 10-10 करोड़ लग चुका है। बड़ी ल्यूक्रेटिव फिर ये जी, माशाल्लाह। दफ्तर खुले हुए हैं पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए, दफ्तर खुले हुए हैं। तो ये क्यों नहीं, ये तो आप आज बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्यों नहीं ये इशू हाईलाइट कर रही है? कितने इशू हाईलाइट करें? सारे पाकिस्तान को पता है। चीनी का इशू नहीं आज तक किसी ने सुना। सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठी है, नैब खामोश बैठा है, कमीशन बना था वो खामोश हो गया। कमीशन जब बना तो 65 रुपए की चीनी थी, अब 110 की हो गई। हमने कहा खुदा के लिए कमीशन बनाने छोड़ दे यार। अच्छा, वैसे आज पेशावर में 115 रुपए क्रॉस कर गई है चीनी। देखिए, चीनी सबसे चीनी पाकिस्तान की तारीख चीनी नीचे आ जाएगी जी। जब आप इंपोर्ट करेंगे चीनी नीचे आ जाएगी। आपने पहले इंपोर्ट क्यों नहीं किया? इसके जवाब है किसी के पास? वो तो गंदम भी पहले इंपोर्ट नहीं मैं यही गंदम इंपोर्ट करते। जब भी शॉर्टेज होती है, कीमत बढ़ने की और कोई वजह नहीं है। शॉर्टेज की परसेप्शन है, परसेप्शन एक्चुअल नहीं होती। परसेप्शन क्यों क्रिएट हुई? वफाकी काबीना के फैसले से एक्सपोर्ट करने दो चीनी और गंदम, उससे शॉर्टेज की परसेप्शन क्रिएट हुई। 35 रुपए का आटा 75 पे चला गया। 53 रुपए की चीनी आप खुद बता रहे हैं 115 पे चली गई। आपने इंपोर्ट नहीं किया। तो जिस दिन चीनी 53 रुपए पे आएगी और आटा 35 पे आएगा तो मैं हुकूमत को मानूंगा। राइट। अच्छा अब्बासी साहब, ये जो मरियम नवाज साहिबा ने वहाँ जो इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दी हैं गिलगित बल्तिस्तान में, जो कि एक पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा ज़ाती राय, उन्होंने एक वो पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पे, आप पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ये पार्टी की मुशावरत से उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए या अपने तौर पे? नहीं, कौन सी स्टेटमेंट्स की बात? उन्होंने कहा हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। ये स्टेटमेंट नहीं थी, ये टीवी इंटरव्यू था बीबीसी के लिए। तो उसमें तो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ना, तो अब आपकी स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं। आप साबिक वज़ीर आज़म, पार्टी के इतना पाकिस्तान के टॉप नॉच पॉलिटिशियंस में से, आपकी स्टेटमेंट को हम फिर आप जब मुझसे इंटरव्यू करते हैं ना तो पहले बता दिया करें। मैं आपको जवाब दूंगा एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और एज पीडीएम सेक्रेटरी जनरल। मैं बिल्कुल आपको उस तरह जवाब दूंगा। वो देखे ना, आपसे जब मरियम साहबा का इंटरव्यू हो रहा है तो वो इसी कैपेसिटी में हो रहा है ना कि वो कैंपेन लीड कर रही हैं पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से, तो उन्होंने जवाब तो उसी है। तो कैंपेन के बारे में सवाल कर लें। देखिए, जब आप इंटरव्यू करते हैं तो उसको उसी पैराए में देखें, उसी कॉन्टेक्स्ट में देखें। आप मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं आपको जो आप सवाल देंगे मैं जवाब दूंगा। अगर आप मुझे आप ये कहें कि नहीं आप PMLN के स्पोक्स पर्सन के तौर पे बात करें, फिर मैं आपको अलग से जवाब दूंगा। अच्छा, इसका मतलब मरियम साहिबा ने जो कहा है वो अपने तौर पर उन्होंने कहा है, उन्होंने सवालात का जवाब दिया है। जी। अब उन्होंने क्या कहा, अब आप मुझसे तफ्तीश शुरू कर दें, शुरू करें, बिस्मिल्लाह। अब पहला सवाल नहीं करें। उन्होंने ये फरमाया है, एक तो बात ही होगी, उन्होंने कहा कि जी हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन ये बात होगी अवाम के सामने। बिल्कुल ठीक बात है, छुप छुपा के नहीं होगी, हर बात अवाम के सामने होगी। अच्छा, ये मुझे जरा तरीका बताएं कि फौज से मुज़ाकरात शुरू हो गए? फौज से नहीं है। देखें, उन्होंने जो फौज की बात की, यानी उस जो नेगोशिएशन होगी मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए, इक़्तिदार के असूल की नेगोशिएशन नहीं है। मुझे इक़्तिदार नहीं चाहिए, अपने पास रखें। ठीक है, जो आपने हाइब्रिड मॉडल बनाया आप रखें। अब हम ये समझते हैं इस मुल्क की ज़रूरत है कि तमाम हिस्सेदार इक़्तिदार में, सियासत में, इस मुल्क के मुस्तकबिल में जो हिस्सेदार हैं वो सारे एक टेबल पे बैठे। सर वो कौन कौन है? एक तो हुकूमत होगी, लिखिए आप जी, एक तो हुकूमत होगी, एक हो गई सियासतदान पॉलिटिशियंस जो ठीक है आईनी इख्तियार रखते हैं, बिल्कुल सही। एक होगी फौज, एक हो, अब आगे ना आप उस तरफ, पहले आप कह रहे थे फौज नहीं, ठीक है, फौज होगी। मैं तो कई सालों से कह रहा हूँ ये स्टेक होल्डर है। मैं अगर ये कहूँ कि फौज पाकिस्तान के सियासत में नहीं है तो ये एक गलत स्टेटमेंट होगा।
वो इक़्तिदार में उनका हिस्सा नहीं है तो मेरे मतलब मैंने आंखें बंद की हुई हैं, ठीक है, वो हो गया। अब अगले हैं इंटेलिजेंस की एजेंसीज, वो भी फौजी का हिस्सा हो गई। नहीं, फौजी लेकिन हिस्सा चलिए नहीं, आप उसको नहीं। अलग कर लेना, मैं ठीक अलग है। करता हूँ। आप कहना चाहते हैं वो सिर्फ ISI एक नहीं है, और और भी MI और IB का, IB भी है, ISI, MI, स्पेशल IB ब्रांच भी है, बहुत से इदारे हैं। स्पेशल ब्रांच तो बेचारी मासूम सी, लेकिन ये 3 बड़ी नहीं, एजेंसीज होगी। ये है ना जी, बिल्कुल। स्पेशल ब्रांच सबसे वसी होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी आ गई जुडिशरी ठीक है, और मीडिया भी, वो एक प्रेफरल उनका एग्जिस्टेंस है, ठीक है। और आज नैब भी है जो मुल्क को मफलूज किए हुए है। नैब का पॉलिटिकल डायलॉग से क्या ताल्लुक है? नैब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, फिर तो एंटी करप्शन को भी डाल दें। नहीं एंटी करप्शन तो फिर अभी FIA वो अब कोशिश कर रहे हैं, हाँ। वो उनको भी लिख दें। वो पहले नहीं थे। ये जब इतना अब जब नैब काम नहीं कर सकी, जब नैब के बारे में 2 डिसीशंस में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, इनको सर्व ऑपोजिशन नजर आती है, इनको केसेस इनके पास नहीं है, तो अब हमने फिर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो पंजाब की है वो भी हरकत में आ गई, ठीक है, और हर जिले में वो मौजूद है। हर जिले में उनको नाम भेजे गए कि ये नाम है, जरा इनके खिलाफ मुकदमे बनाने की कोशिश करें। अच्छा, अब नैब के बाद आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमाल शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए ख्वाजा आसिफ और खुर्रम दस्तगीर के खिलाफ जी, केसेस- यहाँ मेरे खिलाफ भी कोशिश हो रही है, पिंडी में पिंडी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ भी कोशिश जी, कर रही है केसेस मेरे करने खिलाफ, और यहाँ 2 नाम आए हैं, शाहिद खान अब्बासी और मरीम औरंगजेब, इनके खिलाफ मुकदमे बनाने की क्योंकि आप ज्यादा बोल रहे हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल बोल नहीं रहे, अग्रेसिव हैं आप, यानी हॉक्स हैं आप PMLN के लिहाज हमारा से। ये हक है। मैं सियासत में हूँ, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, मैं चुप, मुल्क को तबाह होते हुए मैं चुप नहीं बैठ सकता, मुझे बात करनी है, मुझे बात करने से आप रोक नहीं सकते। आप मुकदमे बना लें तो रोकने की कोशिश उनका काम है, वो कोशिश कर लें, मुकदमे बनाने की कोशिश कर लें, क्योंकि उनमें दलील तो है नहीं। जब दलील नहीं होती तो फिर मुकदमा बनाना पड़ता है। अच्छा, ये तो आपने 6 स्टेक होल्डर्स बता दिए, अब इसका फॉर्मेट क्या होगा? यानी इन 6 का एक नुमाइंदा आके बैठेगा, किस तरह से? जो भी बैठे आपने मसाइल आइडेंटिफाई करने हैं। मेरा सवाल ये होगा कि हमारा मुल्क क्यों नहीं चल रहा। चार्टर क्या होगा इसका, इस डायलॉग का चार्टर क्या होगा? एजेंडा क्या? चार्टर एजेंडा मुल्क के मसाइल हैं, मुल्क चल रहा है आपका, आप हाँ या ना में जवाब दे दें। बहुत सारी जगहों पे फेलियर है, फेलियर है बहुत सी जगहों पे, फेलियर है ना। हाँ। तो मुल्क में गवर्नेंस का फेलियर है, हम ये मानते हैं, सब इसका इतराफ करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो डायलॉग की कोई जरूरत नहीं है। मुल्क मुश्किल में, आइडेंटिफाई करें मसाइल क्या है, ये सारे स्टेक होल्डर्स बताएं कि मैं ये समझता हूँ कि मुल्क ऐसे चलना चाहिए, ठीक है, मैं बताऊंगा मुल्क ऐसे चलना चाहिए। तो ये आपकी सारी स्ट्रगल जो अपोजिशन की, ये PDM, ये APCs, ये इसके लिए है ये? जी, ये निज़ाम की तब्दीली इस डायलॉग से आएगी। अच्छा, अब इस डायलॉग का जो नतीजा निकलेगा, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग होंगे, मीटिंग नहीं होंगे, आप ये फैसला करेंगे कि मुल्क में क्या तब्दीलियां चाहिए, तो उसको सब मिलकर इम्प्लीमेंट करें। तो उसे तो फिर शायद साहब, उसे तो फिर इम्प्लीमेंटेशन जो कुव्वत नाफ्जा है वो तो हुकूमत के पास होती है, वो तो इनमें से किसी के पास भी नहीं है, ना आपके पास, हम मीडिया हमारे पास भी नहीं है। तो अल्टीमेटली बात तो चली जाएगी हुकूमत के पास, कुव्वत नाफ्जा उसके पास तो है। हुकूमत को आकर वहां एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, हुकूमत छोड़ के पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे बैठना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब ये फैसला हो जाएगा कि क्या इम्प्लीमेंट करना है, फिर अवाम को राय का मौका दिया जाएगा, और जो हुकूमत आएगी वो उस मैंडेट के मुताबिक चलेगी। अच्छा, और हुकूमत एक पार्टी के तौर पे बैठेगी, उसमें आके हुकूमत छोड़ कर आएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हुकूमत ना रहे? जी, हुकूमत रह नहीं सकती, इंटरिम हुकूमत पर होगी उस दौरान क्या? क्योंकि जो मसला है वो डायलॉग के बगैर हल नहीं हो सकता, और डायलॉग हुकूमत के होते हुए हो नहीं सकता। अच्छा, अब क्लैरिटी आ रही है ना, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, अब क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि लोग भी अब आपको समझ आ गया मरीम नवाज साहब ने क्या कहा था। अब मुझे क्लैरिटी आ रही है कि आप ये फरमा रहे हैं कि हुकूमत से मुस्ताफी होके एक पार्टी यानी PTI की कैपेसिटी में आके इस सारे डायलॉग प्रोसेस में बैठे। किसकी कैपेसिटी में? PTI की कैपेसिटी में, यानी तहरीक इंसाफ, सारे बैठेंगे। अच्छा, और हुकूमत चली जाए किसी इंटरिम गवर्नमेंट के पास? इंटरिम गवर्नमेंट के पास जितना आपके 90 दिन होते हैं मेरा ख्याल है, उसमें ये फैसला कर लें। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग नोट पे पहुंच गए, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में शाहिद खान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान।
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। शाहिद खाकान अब्बासी साहब तशरीफ रखते हैं। उन्होंने फरमाया कि जी नैब, जुडिशरी, मीडिया, गवर्नमेंट, आर्मी और हमारी जो 3 सुप्रीम इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो ये एक स्टेक होल्डर के तौर पे सारे बैठे। हुकूमत ना रहे, वो मुस्ताफ़ी हो जाए, वो तहरीक इंसाफ एक पार्टी की हैसियत में आके बैठे, एक डायलॉग हो कि मुल्क को कैसे चलाना है, एक एजेंडा बने, उसके बाद फिर इलेक्शन हो और फिर जो भी हुकूमत बने वो उस एजेंडे को लेकर आगे चले। तो शायद साहब ये हुकूमत के मुंह पे पागल लिखा हुआ है कि वो इतनी आसानी से छोड़ के 25 साल के बाद इमरान खान साहब को हुकूमत मिली है, वो आपकी बात मान के छोड़ के आगे वहां बैठ जाएंगे क्या? और वो तो मुतमिन है कि हम हुकूमत चल रही है चलाएं, फिर मुझे क्या? प्रॉब्लम तो आप लोगों को ही तो है। नहीं, प्रॉब्लम अवाम को है। हम तो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। आप लोग अवाम को लोग कहते हैं कि हम तकलीफ में हैं, मुल्क मुश्किल में है, मईशत तबाह हो गई है, कारोबार तबाह हो गया है, तरक्की खत्म हो गई है, महंगाई अरूज पे है, हर आदमी परेशान है इस मुल्क में। हम तो उनकी तकलीफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर आप आंखें बंद करके कहना चाहते हैं कि नहीं हुकूमत बड़ी अच्छी चल रही, चलाएं फिर, तो बिस्मिल्लाह। अगर आपका कोई बेहतर तरीका है तो वो बता दें। अगर हुकूमत मुस्ताफी नहीं होती तो फिर आपके पास अब 3.25 साल है ना इस हुकूमत के बाद, फिर डायलॉग नहीं हो सकता। फिर आपके पास प्लान बी क्या है आपका? मेरे पास तो 3 साल नहीं है। मैं तो हर लम्हा भारी समझता हूँ और हुकूमत को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मामला कहाँ पहुँच जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले अवाम सड़कों पे आ जाएं और वो इस बात की तफरीक ना करें कि कौन हुकूमत में है और कौन अपोजिशन में है और कौन वर्दी में है और कौन वर्दी के बगैर है। जब वो मामला आने से पहले इसका हल ढूंढ लें। अच्छा, तो ये बताएं कि मरियम साहबा ने फरमाया कि ये अब डायलॉग जो है अवाम के सामने होगा, छुप छुपा के नहीं होगा। तो ये जब डायलॉग शुरू हो जाता है आपके दिए हुए प्लान के मुताबिक, तो ये क्या फिर कौम को भी दिखाएंगे, लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे? नहीं, मैं कौम को भी पता चलना चाहिए कि बोल नहीं, अवाम को पता हो कि सब लोग हमारी बेहतरी के लिए बैठे हैं। जो नेगोशिएशन होती है वो पब्लिक नहीं होती, क्योंकि उसमें बहुत सी बातें होती हैं वो टीवी के सामने नहीं की जा सकती। जो फैसला होता है वो पब्लिक होता है। अवाम को पता हो इसकी ज़रूरत नहीं थी माजी में, अब वो इत्मीनान ख़त्म हो गया। जब उन मीटिंग्स को जो की जाती थी आपस में एक दूसरे से, उनको जब तशहीर की गई, उनको मुख्तलिफ रंग दिए गए, तो अब हर शख्स खाइफ है, बैठने को तैयार नहीं है। तो अब जब बैठने की पहली शर्त यही होगी कि अवाम को बताया जाए कि आज अपोजिशन, फौज, इंटेलिजेंस के इदारे, जुडिशरी, ये सब बैठ रहे हैं आपके मसाइल को हल करने के लिए। ठीक है, एक मुल्क के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आप यकीन करें। अच्छा, जब मायूसी आ जाए खत्म हो जाएगी। अच्छा, अगर शाहिद साहब उसके बाद इलेक्शन होता है, इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में अगर आप लोग जीत जाते हैं तो इमरान खान कहेंगे कि मैं इस इलेक्शन को नहीं मानता। इस इलेक्शन इसमें सबसे पहला फैसला यही होगा इलेक्शन कैसे करना है, कि वोट को इज्जत दो, जो अवाम कहते हैं उसको एक्सेप्ट करें। ये कैसे डिटरमिन होगा कि जो अगला इलेक्शन होगा इस प्लान के तहत, वो इलेक्शन आपको मुतमईन करेगा और उसके अंदर वोट को इज्जत वो सबको यकीन करें, सबको मुतमईन करेगा। जब आप बैठेंगे, एग्री करेंगे, जुडिशरी उसकी निगरानी करेगी, इम्प्लीमेंटेशन करने वालों को पता होगा कि कोई साइड्स नहीं है, ये सब ठीक हो जाता है। तो आपने तो अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे भी धांधली का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है। मैं यही कह रहा हूँ, हमने कुछ सीखा नहीं है ना। उसमें ऐसा क्या हो रहा है कि जिससे आपको लग रहा है कि धांधली हो रही है? कल इलेक्शन है ना, इजाजत है गिनना शुरू कर दूं? जी, कल शाम तक का भी इनके पास टाइम शुरू हुआ। हाँ, PMLN की गवर्नमेंट थी जी, 2.5 साल मिसाली गवर्नमेंट रही है, उसके बाद भी मिसाली रही है। जो इस हुकूमत के साथ गुजारे हैं उनके फंड्स काटेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट के भी करंट एक्सपेंडिचर। ये तो प्री पोल रिगिंग में आ गया ना जी, प्री पोल ही होती है। रिगिंग 90%। अब हम जरा एक मोहतात हो गए, 90% हम जो रिगिंग होती है प्री पोल करते हैं। फिर हमने 4 महीने पहले हुकूमत को काम करने से रोक दिया। फिर हमने मुशावरत के बगैर इंटरिम गवर्नमेंट लगाई। सारे इंटरिम गवर्नमेंट के जो वज़रा हैं, एडवाइज़र्स हैं, वो आज सारे सियासत में मुलव्वस हैं। 24 वहाँ हल्के हैं, हर वजीर ने 2-3 हल्के पकड़े हुए हैं और वहाँ दिन रात वो काम कर रहा है। फिर हमने यहाँ से वफाकी वज़रा भेजे। परसों तक जब मैं वहाँ से आया हूँ तो जो वफाकी वजीर जो काबिल आदमी है कश्मीर अफेयर्स के, अली अमीन गंडापुर साहब, शाइस्तगी से जिन्होंने वो मरियम साहबा के हवाले से इंतहाई फरमाते हैं नामुनासिब, जी, तो उनको नामुनासिब प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा। नहीं, वो तो पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को शायद पता नहीं चला अभी तक। तो बहरहाल वो 200 अरब से ज़्यादा के वादे कर चुके थे अवाम से ओपनली, और भी कई वज़रा वहाँ फिर टुर रहे हैं, तरह तरह के लोग पैसे भी बांट रहे हैं। फिर हर
हमारे जो उम्मीदवार थे, 6 जो हमारे स्पीकर और वजीर थे उनको तोड़ा गया, दबाव से, लालच से, जो भी था। हमारे 16 मेंबर थे लास्ट टाइम, 15 हमारे इलेक्ट हुए थे, 1000 था, 6 उनमें से तोड़े गए। उसके बाद जो लोग मौजूद थे, इंक्लूडिंग जो हमारे अभी चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने मिसाली काम किया है, हफीजुर रहमान साहब, हाफिज साहब ने, हर आदमी से पूछते हैं वहाँ पे। मैं खुद हैरान हो गया कि जिस सतह का काम हफीजुर रहमान ने किया है, चुन चुन के, टारगेट करके कि ये बंदा खड़ा कर दें, ये 500 वोट तोड़ लेगा, ये खड़ा कर दे 200 वोट तोड़ लेगा। हर हलके में जहाँ हमारे उम्मीदवार स्ट्रॉन्ग थे, टारगेट किया गया इस तरह से साइंटिफिकली। ये आज के हालात हैं। पोस्टल बैलेट, मैं उधर मौजूद था, 7 तारीख पोस्टल बैलेट की आखिरी डेट थी। शायद साहब ये तो हर सिटिंग गवर्नमेंट ने काम किया है। नहीं, हर सिटिंग गवर्नमेंट ने, हम पे इल्जाम लगा लें। जो ज़िमनी इलेक्शन होते रहे, हमने जब आपके दौर में ज़िमनी इलेक्शन अगर होते थे। किया है तो गलत किया है। आप अपनी धांधली का इल्जाम जवाब ये नहीं दे सकते। जवाब ये नहीं, अगर मैंने किया ये तो वैसे भी तब्दीली थी ना, तो इनसे तो तवक्को नहीं है कि ये रिपीट करेंगे उस गलती। जी नहीं, मैं उसको छोड़े ना, जो करता है गलत करता है। अच्छा, आपने कहा मैं तो ओपनली कह रहा जी। हूँ। फिर पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट की डेट जब खत्म होती है, रिटर्निंग अफसर का काम है बताए कितने पोस्टल बैलेट इशू हुए, ठीक है, किसको इशू हुए और कितने वापस रिसीव हो चुके हैं। नहीं, रिसीव तो बाद में होते हैं ना, वो आपको एक भी ना हो, ये सारे हो, अलग बात है। आप बताएं किस शख्स को इशू किया, आगे उसका ओहदा लिखा हो और किस वजह से इशू हुआ, ये लिखना पड़ता है आपको। सही है। कुछ नहीं लगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक गए, कोई जवाब वो नहीं दे सके। ये आज वहाँ के हालात हैं। इस वक्त जो मुझे खबरें हैं, स्कर्दू से, गिलगित से मुझे खबर अभी तक नहीं आई, वो भी शायद आ जाए, 15,000 रुपया फी वोट बिक रहा है। 15,000 रुपया फी वोट ये गवर्नमेंट दे रही है। 15,000 रुपए गवर्नमेंट के लोग दे रहे हैं। वहाँ वज़रा भी हैं, वहाँ और दीगर अफराद, ऐसे PMs भी हैं, मौजूद हैं। तो इसके सबूत नून लीग के पास है। मुकामी लोग, जारी बात है, देने वाला भी खुश है, लेने वाला भी खुश है। पैसा कैश में दिया गया है। मैं बैंक का नाम भूल गया हूँ, 8 करोड़ रुपया उस बैंक से निकाला गया। ये किसी कंपनी का अकाउंट था? नहीं, ये इंडिविजुअल जाती अकाउंट से पर्सनल अकाउंट पैसे निकाले गए और वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ये 8 करोड़ रुपया वहां पे, ये मेरी नॉलेज है, मैं इसका सबूत हुआ तो मुहैया कर, वोट खरीदने के लिए, वोट खरीदने के लिए, क्योंकि वहां इतना खर्चा 8 करोड़ आप 2 दिन में कर नहीं सकते। नून लीग छोड़ के पीपल्स पार्टी में जाना, इट मेक्स सेंस। एक पार्टी है, एक पार्टी में जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी छोड़ के PTI में जाना, इट मेक्स सेंस। एक पार्टी या पार्टी में जा रहे हैं। नून लीग को छोड़ के, पीपल्स पार्टी को छोड़ के कोई डिक्टेटर आए उसके साथ बैठ जाना, 5 साल उसकी जय जयकार करना, उसके तलवे चाटना, उसकी वजारतें लेना, और जब वो डिक्टेटर मर जाए, मारा जाए, फिर जाके सब देखा कि अब सियासतदान अरूज में। बिल्कुल गलत है वो। ये सेम तो अरूज पे नहीं, वो आए जब हुकूमत इक़्तिदार में नहीं तो परवेज मुशर्रफ खत्म हो गया था ना, जो भी हुआ, इसलिए उन्होंने छोड़ा ना। खुद चला गया तो पार्टी ना रही, अब क्या करते? तो फिर छोड़ना पड़ा ना उनको। यही कहा ना, काफ लीग मौजूद थी, वो छोड़ के अपोजिशन में PMLN में आए। PMLN का फ्यूचर था ना। नहीं, बहरहाल मैं यही कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लेना, स्कोप ब्राइट था। फ्यूचर बाद की बात है। उस वक्त हम इक़्तिदार में नहीं थे, ना मरकज में ना सूबे में। पंजाब में तो आ गई थी ना आपकी हुकूमत। पंजाब बहुत दूर है। तो वो आए, उनके इस फैसले को अवाम ने भी कबूल किया। अब जीते क्यों नहीं वो इलेक्शन? ये बात जी, वो जीते क्यों नहीं इलेक्शन? जीते क्यों नहीं इलेक्शन? हार गए इलेक्शन। आदमी एक तो जीता है, हारता मतलब कबूल नहीं किया। सर, शायद तो खाकान अब्बासी, मैं आपको पर्सनली बहुत हाईलाइट करता हूं, क्या इस चीज को एनकरेज करना चाहिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी? बिल्कुल एनकरेज नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों को शट अप कॉल नहीं देंगे तो ये जो हर एक वक्त होता है जी, मैं उस शख्स को कबूल नहीं कर सकता जो हुकूमत के जाने और इलेक्शन के दौरान वफादारियां तब्दील करे। मैं उसको कबूल नहीं करता। राइट। जो आमरीत के साथ रहा हो, मैं उसको बिल्कुल भी कबूल नहीं, उसको कबूल नहीं करता। लेकिन अगर वो माफी मांग ले तो अच्छा, एक दफा कौम से माफी नहीं मांगी उन्होंने? नहीं, माफी ना दानिया अजीज ने मांगी, ना किसी ने, ज़ैद आमिर साहब ने मांगी, अवाम से मांगी है, अपने हल्के में जाकर मांगी है, खुद से मांग लेते। वो इस तरह तो देखिए, फिर मैं यही कह रहा हूँ कि माफी मांगी है, ये चाहे फैसला हो सकता है। सियासी जमातें गलत फैसले भी करती हैं। थैंक यू सो मच। सियासी जमात हर फैसला सही नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खान साहब। शाहिद साहब से का मजा ये आता है कि आप लेवरेज ले सकते हैं, इनसे खुल के बात कर सकते हैं, और ये इनके अंदर ये है पेशेंस के, ये आपकी बात सुनते भी हैं और जवाब देते हैं। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो DG ISPR और फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस ब्रीफिंग पे बात करेंगे। हमारे साथ होंगे डॉक्टर मोईद यूसुफ।
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुईद यूसुफ, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी प्लानिंग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो आज इंकशाफात DG ISPR और शाह महमूद कुरैशी साहब ने किए हैं, ये नो डाउट इसको हम बिग बैंग कह सकते हैं। एक बहुत बड़ा धमाका है एक तरह से। माजी की किसी हुकूमत ने इतना खुल के भारत के जो घिनौने करतूत हैं उनको कभी यूं सामने नहीं रखा, और एक डोजियर की सूरत में बैकिंग विद बाय द प्रूफ्स। तो ये बिग बैंग तो हो गया, अब व्हाट नेक्स्ट? दुनिया तो पहले भी हमारी बात नहीं मानती, जो कुछ हम भारत के बारे में कहते रहे। अब हम ये बात दुनिया से मनवाएंगे कैसे? थैंक यू। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बिग बैंग आपने ठीक लफ्ज़ शायद इस्तेमाल किया है, लेकिन ये पहले नहीं हुआ। इस तरह का एविडेंस दुनिया का कोई मुल्क बड़ा सोच के सामने रखता है जब 150% उसकी तसल्ली हो, वजूब से कह सके कि ये है। ये इंटेलिजेंस बड़ी एक पेचीदा गंभीर सी बिजनेस है। इस तरह कड़ियाँ मिलना आसान नहीं होती। आखिर दुश्मन भी पागल तो नहीं ना, वो भी तो अपने इधर उधर से प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी बनाता है। तो पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने तमाम इदारों को, सिक्योरिटी इदारों को जो शामिल थे इस काम में, कि यहाँ तक एविडेंस लेके आए कि अब दुनिया चाहे ना चाहे आंखें बंद नहीं कर सकती। और यही बड़ा फर्क है इस इंफॉर्मेशन में, इस एविडेंस में, और जो पहले दुनिया हमें कहती रही हाँ जी देखते हैं करते हैं, जरा और दें सबूत, जरा और दें, चाहते नहीं थे। अब वो होता है ना कि मामला उधर तक पहुंच जाए कि जज ना भी चाह रहा हो कि एक पार्टी के खिलाफ फैसला दे, दूसरा वाला जो है वो ला के दिखा दे कि भाई आपके कोर्ट के आंखों के सामने तो कत्ल करके गया है बंदा, तो फिर वो जज भी मजबूर हो जाता है। ये उस तरह का एविडेंस है। सो बिल्कुल जिस तरफ आपका इशारा है कि चैलेंजेस होंगे, जाहिर बात है हिंदुस्तान अपनी लॉबी फिर से इस्तेमाल करेगा, कर ही रहा है। बट मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर मौका कभी नहीं हमें मिला, क्योंकि इतना ठोस ये शवाहिद इतने ठोस हैं कि कोई शक, कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी शक की। तो इंशाल्लाह इस पे पूरा एक एफर्ट तो है, सारी रियासत शामिल है और ये आपको नजर भी आएगा। लेकिन मैं ये दोहरा दूं कि मेरा नहीं ख्याल इससे पहले कभी ऐसी चीज हुई है। ये बिल्कुल मैं आई फुली एंडोर्स यू कि इससे पहले वैसे ज़ेरे लब बात होती थी कि भारत दहशतगर्दी कर रहा है, भारत स्पॉन्सर कर रहा है, भारत ने यहाँ पे हाइडआउट्स बनाए हुए, लेकिन यूं खुल के बात कभी नहीं हुई। और इस तरह फॉरेन मिनिस्टर और DG ISPR म्यूचुअली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अच्छा, अब इसका एक लिटमस टेस्ट हमारे सामने आ सकता है कि दुनिया हमारी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी। तो वो लिटमस टेस्ट है फैटफ। जिस तरह हमें ग्रे लिस्ट में और फिर ब्लैक लिस्ट में धकेलने की कोशिश की गई, तो अब ये डोजियर लेके अगर हम फैटफ की अगली मीटिंग में जाएं और हम वहां परसू करें और हम देखें कि आने वाले 6 माह, 1 साल, 1.5 साल में अगर हम उसको ब्लैक लिस्ट में नहीं तो कम से कम ग्रे लिस्ट में अगर ले आए, तो ये लिटमस टेस्ट होगा कि हाँ दुनिया हमारी बात सुन रही है। नहीं, मैं नहीं एग्री करता जी। लिटमस टेस्ट ये है कि हमने जो एविडेंस दुनिया के सामने रखा है, क्या दुनिया उसमें कोई गलती निकाल सकेगी? क्या दुनिया कह सकेगी हमें इस पे एतबार नहीं है? एविडेंस का लिटमस टेस्ट एविडेंस से जोड़े। ये जो सारी मेहनत हुई इतने बरस और जो सामने चीज लाई गई, उसका तो लिटमस टेस्ट ये है कि कोई भी ये नहीं कह सकेगा कि इसमें कोई कमजोरी। अब आ जाएं आप बात जिस पे कि हिंदुस्तान, देखें हमने फैटफ का जो आज जिक्र किया है, हिंदुस्तान नेफेरियस अपने एजेंडा लेके अंडर द टेबल गलत तरह से दुनिया को ये बात बावर करा रहा था कि तकनीकी तौर पे तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, हो रहा है, हो गया है, लेकिन फिर भी आप इनको जो है ना छोड़े ना। हम एक रिस्पॉन्सिबल रियासत है, बैनुल अक़वामी कवानीन के नॉर्म्स के मुताबिक चलेंगे। ये जो इनकी फिनसेन की रिपोर्ट थी, हमारी नहीं थी, जो अमेरिकी जरीदे ने पब्लिश की, जिसमें 1.4 बिलियन गालिबन हिंदुस्तान के बैंकों से ट्रांसमिट हुए थे, हमने दिखाई रसीदें, खत दिखा दिए, रसीदें दिखा दी। तो अब और पीछे क्या रह गया? अब फैटिफ को अपना प्रोसेस जो है उनको करना है, उसमें इनको शामिल करना है। बिल्कुल हम उनको बताएंगे, उनको भी देंगे, सारा कुछ देख ले। और अगर फिर भी वो शामिल नहीं करते, फिर आई एम अफ्रेड के फिर तो साफ जाहिर है कि ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रोसेसेस नहीं है और वो जो चाह रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता इस दफा, मतलब है कि जरा सी भी कोई अगर मेरिट है किसी चीज में, कोई फेयरनेस है, कोई शर्म है, तो ये आपको मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान इससे बचेगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये डोजियर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आपने तैयार किया है, तो अब ये डोजियर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस की बाकी ऑर्गेनाइजेशंस, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, डिप्लोमेट्स, कहाँ कहाँ इसको भेजा जाना चाहिए और भेजा जाएगा? देखिए, जहां जहां हमें इसको ले जाने से फायदा है वहां जाएगा। यूनाइटेड नेशंस डेफिनेटली, P5 है, OIC है, और जितने अहम ममालिक हैं, और जो डोसियर जिनको हम देंगे, पहली बात है वो सबको नहीं देंगे, लेकिन जिनको देंगे उसमें तो और इंफॉर्मेशन, उसमें नाम जो आज नहीं हम पब्लिकली नहीं दे सकते, नॉर्म्स के खिलाफ है, वो भी होंगे। कोई शक नहीं रह जाएगा, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। देखें, जब आप किसी को डोसियर दे रहे हैं इतने स्पेसिफिक एविडेंस से, तो फिर आप ये भी तो कह रहे हैं ना कि जी आप जाएं अपनी मालूमात खुद करते हैं। अगर आपको कोई शक है, एक एक चीज देख लें, हम साथ बैठने को तैयार हैं। अगर कोई मिल गई कमजोरी तो आप मुझे पकड़। राइट, आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का तो जाहिर बात हमारा तो केस है, हम तो इस केस को आखिरी दम तक लड़ेंगे, लेकिन हमारी आवाज़ में अगर चीन की आवाज़ शामिल हो जाएगी, क्योंकि चीन के साथ भी जो ये क्वाड ग्रुप बन रहा है, जिस तरह इंडिया को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका इस रीजन में, चाइना को कंटेन करने के लिए क्वाड ग्रुप में इसको शामिल कर दिया इंडिया को, इसी तरह से लद्दाख में ये हेड ऑन हेड एक दूसरे के साथ हो गया, तो क्या चाइना की आवाज़ हम अपनी आवाज़ में शामिल करवा पाएंगे इंटरनेशनली? क्यों नहीं? ये देखें, एक 4 हमने आपको एंगल्स दिए हैं हिंदुस्तान की जो एक्टिविटी है उसके, जिससे वो एक रोड स्टेट बनता है, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म नजर आती है उसकी। उसमें एक सीपैक है। सीपैक पाकिस्तान और चाइना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, और सीपैक के लिए वजीर आजम हिंदुस्तान के लेवल पे सेल बनता है, फौज की इंटेलिजेंस शामिल होती है, सिविलियन रॉ होती है, आधा $1 बिलियन इस पे जो है वो उसको ईयरमार्क किया जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये चीन और पाकिस्तान को अंडरमाइन करने के लिए हो रहा है। तो चीन और पाकिस्तान तो नेचुरली एक सफे पे 100% हर चीज में, लेकिन इस पे तो खैर कोई इबाम को शक है ही नहीं। तो वैसे भी हम चीन के साथ सारा वक्त हर चीज पे 100% एक पेज पे, इस पे तो मतलब है कि ऑब्वियसली वो आवाज इसमें शामिल है भी और होगी भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहित यूसुफ। बिलाशुबा इसमें हमारा नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन, इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारा फॉरेन ऑफिस जो ऑन बोर्ड था, जिनकी मेहनत से ये इतना ज़बरदस्त एविडेंस और एक डोजियर तैयार किया गया है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, ये काबिल तारीफ़ है। इसमें हुकूमत के तमाम इदारे जिनकी कोशिशें शामिल हैं। अब देखना यह है कि इसको हम अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए से परसू कैसे करते हैं। ये एक बज़ाहिरन ना थमने वाला सिलसिला है, ना थमने वाली जंग है, जो एक शॉर्ट टर्म या मिड टर्म नहीं है, एक लॉन्ग टर्म बैटल है जो पाकिस्तान को लड़नी है। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।